पाकिस्तान की राजनीति में इन दिनों हंगामा मचा है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पीएम इमरान खान पर एक के बाद एक आरोप लगा रही है। मर्दान में रैली के दौरान मरियम ने इमरान सरकार को एक बार फिर से कठपुतली सरकार बताया और दावा किया कि नवाज शरीफ दोबारा सत्ता में आए तो इमरान खान जेल जाएंगे। वालों, आज आप यहाँ क्यों जमा हो? इतनी सर्दी में अपने घरों से निकलकर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने आए हो, मैं जानती हूँ। लेकिन देखो, जिस नाकामी, नाअहली के खिलाफ, नालायकी के खिलाफ आपने एहतजाज करना था, मैंने एहतजाज करना था, उसी नालायकी और उसी नाअहली का एतराफ इमरान खान ने कल खुद टीवी पे किया। सुना था ना जब उसने कहा था कि किसी को तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तो अगर कल उसने चीख कर कहा कि मुझे लाकर 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा तो दिया है, लेकिन मेरी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी। और बोला, कहता है कि मैं समझता हूं कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तो मर्दान, आज ये सवाल करने में हक बजानिब है कि अगर तुम जानते थे कि तुम नालायक हो, तुम जानते थे कि तुम वज़ारते उज़्मा के अहल नहीं हो, तुम जानते थे कि 22 करोड़ अवाम की किस्मत तुम्हारी नालायकी और नाअहली की वजह से दरबदर है, तो तुम आज मैदान की आवाम को ये जवाब दो कि तुम्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी? जरा बताओ आज मुझे, मैदान की आवाम मुझे बताएं, मेरे भाई और बुजुर्ग मुझे बताएं, आज किस नालायक को घर भेजने आए हो? आवाज नहीं आई। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उस नालायक और नाअहल का जो 2.5 साल 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेलने के बाद कहता है मुझे हुकूमत चलानी नहीं आती? भाई, हमें तो पता था। मैदान के अवाम मुझे बताएं, क्या ये इलेक्शन से पहले बार बार ये नहीं कहता था कि मेरे पास 200 जबरदस्त बंदों की टीम है? क्या ये नहीं कहता था? तो आज तुम्हारी 200 बंदों की वो टीम किधर है? मैदान के अवाम पूछते हैं कि 200 बंदों की वो टीम किधर है? हमें तो जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि इसके काबीना के जो अफराद हैं वो आपस में म्यूजिकल चेस खेल रहे हैं, बार बार एक दूसरे से अपनी सीटें तब्दील कर लेते हैं, अपनी कुर्सियां तब्दील कर लेते हैं, लेकिन वो 200 अफराद की टीम पाकिस्तान को कहीं नजर नहीं आई। जिसने ताबेदारी की हो उसको झुकने के सिवा कुछ नहीं आता, और मैदान के अवाम ने ये फैसला दे दिया है और पाकिस्तान के अवाम ने भी ये फैसला दे दिया है कि तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, पाकिस्तान के अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी पूरी कर ली है इंशाअल्लाह। और उधर अगस्त 2018 में सत्ता संभालने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने मंत्रियों से काम का प्रेशर लेने को कहा है। 2.5 साल बाद काम की सुध लेते हुए इमरान बोले कि सरकार के बाकी बचे 2.5 साल के कार्यकाल में उन्हें परफॉर्मेंस देना होगा। तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब गवर्नमेंट आई तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे। और फिर ये भी मैं आपको बता दूं, कई फिगर्स तो, और खास तौर पे पावर सेक्टर की, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। कोई मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। तो एक तो मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूं कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है
उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए। उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, उसकी पूरी तरह उनको ब्रीफिंग्स देनी चाहिए। आज जो ये बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया है कि हर मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन होगी, ये बिल्कुल सही डायरेक्शन पे स्टेप है। क्योंकि असल में तो 5 साल के बाद फैसला, ये पब्लिक ने ये फैसला करना है कि क्या हमने उनकी जिंदगी बेहतर की या नहीं की, क्या हमने लोगों के लिए जो हमने उनसे वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं किए। तो वो जो गवर्नेंस है वो तब तक, जब तक कि सारी मिनिस्ट्रीज परफॉर्म नहीं करेंगी, हम गवर्नेंस नहीं दे सकते। तो ये जो आज एक स्टेप लिया है और ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, ये मैं शहजाद अरबाब आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ये अब हम अपने ऊपर प्रेशर डालेंगे कि हमारे तकरीबन अब 2.25 साल हैं और जितना भी अब बाकी टाइम रह गया, हमें अब अपनी जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है। क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम सीख रहे हैं या हम नए हैं या तजर्बा नहीं था, क्योंकि हमारी तो गवर्नमेंट पहली दफ़ा, ज़्यादातर लोग पहली दफ़ा पावर में आए। तो ये अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया और परफॉर्मेंस के लिए अपने ऊपर प्रेशर डालें आप। ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, इनके ऊपर इवैल्यूएशन होगी हर मिनिस्ट्री की, और हर मिनिस्ट्री अपने ऊपर भी प्रेशर डालेगी कि उन्होंने अपने टारगेट्स मीट करने हैं। नया पाकिस्तान बनाने का नारा देने वाले इमरान खान अपने देश में जरूरी चीजों की कीमतें काबू करने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि वहां महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यानी इमरान राज में पाकिस्तान में एक अंडे की कीमत अब 30 रुपए हो गई है, लिहाजा ऑमलेट खाने को भी तरस रही है पाकिस्तान की आवाम। अंडों के अलावा मीट पाकिस्तान में इतना महंगा है कि गरीब जनता उसे खरीद नहीं सकती, खा नहीं सकती। जबकि चीनी का दाम 104 रुपए किलो है इस वक्त पाकिस्तान में। वहीं गेहूं पाकिस्तान में 60 रुपए किलो बिक रहा है। इसके अलावा सब्जियों की महंगाई का आलम यह है कि करेला 200 रुपए किलो, बैगन 100 रुपए किलो, टमाटर 150 रुपए किलो और मटर 250 रुपए में 1 किलो मिल रहा है। इतना ही नहीं, अदरक ने भी पाकिस्तानियों का बजट बिगाड़ दिया है, क्योंकि अदरक पाकिस्तान में 1000 रुपए किलो है। उधर पाकिस्तान में गैस की सप्लाई करने वाली कंपनी सुई नॉर्दर्न 500 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट प्रतिदिन गैस की कमी से जूझ रही है। हालांकि इमरान खान सरकार ने समय से गैस नहीं खरीदी, जिसका खामियाजा अब देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान पहले दुनिया भर को प्याज का निर्यात किया करता था, लेकिन अब अपने ही देश में प्याज की कीमतों को कम करने के लिए पाकिस्तान को इसका आयात करना पड़ रहा है। इतनी महंगाई के बीच आटे और चीनी के दाम को कम करने के लिए इमरान खान लगातार कैबिनेट और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी लाभ, कोई भी फायदा इमरान सरकार को नहीं मिल पा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह नए साल में बंगाल के दौरे पर जाएंगे। अमित शाह नए साल पर 12 जनवरी को बंगाल के दौरे पर जाएंगे। अमित शाह कोलकाता में कई कार्यक्रमों के साथ साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की यात्रा पर लेह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेचिनला समेत अग्रिम मोर्चों का जायजा लिया। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर अरुण जेटली की प्रतिमा लगाने के फैसले पर विवाद में बिशन सिंह बेदी ने डीडीसीए से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने दर्शक दीर्घा से अपना नाम भी हटाने के लिए कह दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इफ्को के प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिससे 2 अफसरों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 दर्जन कर्मचारी बीमार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश में बिकरू कांड के आरोपी और एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसान 25 दिसंबर को कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका समेत कई देशों की एम्बेसी का घेराव करेंगे। वंदे भारत ट्रेन सेट बनाने में शामिल चीन की कंपनी को करारा झटका लगा है। रेलवे ने चीनी संयुक्त उद्यम CRRC पायनियर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अयोग्य घोषित कर दिया है। शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन बुधवार को अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 437 अंक उछलकर 46,444 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 134 अंक ऊपर 13,601 पर बंद हुआ। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए। ये इलाका हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर के पास से बीजेपी कार्यकर्ताओं का जुलूस जय श्री राम के नारे लगाता हुआ जा रहा था।
हालांकि इस दौरान टीएमसी के दफ्तर की हालत ठीक थी, लेकिन देखते ही देखते बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और टीएमसी दफ्तर में घुसकर पोस्टर बैनर फाड़ने लगे। इतना ही नहीं, अंदर रखा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। उपद्रवी बीजेपी कार्यकर्ताओं का तांडव काफी देर तक यूं ही चलता रहा और टीएमसी दफ्तर में लगे ममता के पोस्टरों को नोच दिया गया। इस बीच टीएमसी दफ्तर पर चढ़े एक बीजेपी कार्यकर्ता को नीचे खड़े दूसरे कार्यकर्ता ने बीजेपी का झंडा फेंका और कुछ ही मिनट में टीएमसी का दफ्तर बीजेपी के झंडों से पट गया। ऐसा लगने लगा मानो ये बीजेपी का ही ऑफिस हो। पुलिस का दावा है कि बीजेपी के जुलूस के दौरान एक पक्ष के कार्यकर्ताओं ने दूसरे पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए और हालात बेकाबू हो गए। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब उनके कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहे थे, तब तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बिना उकसावे के उन पर हमला किया, जिसमें उनका एक कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हो गया। उधर तृणमूल का दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। हालांकि जैसे तैसे पुलिस ने तनावपूर्ण हालात पर काबू पाया, लेकिन लगता नहीं कि बंगाल चुनाव तक मारपीट का ये सिलसिला थमने वाला है। नए कृषि कानून के बेहतर नतीजे दिखने शुरू हो गए, क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किसानों के धान के पैसे डकारने वाले व्यापारी का मकान नीलाम कर दिया गया। कानून बनने के बाद पहली कार्रवाई के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि ग्वालियर प्रशासन किसानों का 40 लाख लेकर भागने वाले व्यापारी बलराम के बाजना गांव पहुंचा और बाकायदा उसके मकान की नीलामी की गई, जो 1,45,000 रुपए में नीलाम हुआ। और इस नीलामी में मिली रकम से प्रशासन ने 2 किसानों की धान का रुपया चुकाया, जबकि बाकी बचे 15 किसानों के धान का बकाया चुकाने के लिए प्रशासन व्यापारी की जमीन भी जल्द ही नीलाम करेगा। दरअसल व्यापारी बलराम सिंह परिहार ने 17 किसानों से 40 लाख रुपए का धान खरीदा था, लेकिन भुगतान करने के वक्त कारोबारी परिवार समेत 2 दिसंबर को भाग निकला। इसके बाद किसानों की शिकायत पर पुलिस ने बलराम पर एफआईआर दर्ज कर ली और भगोड़े व्यापारी की संपत्ति कुर्क कर ली। नए कृषि कानून के तहत जो है भितरवार के बाजना में जो है एक व्यापारी ने कुछ किसानों का पैसा लेके भाग गया था, तो हम लोगों ने सुलह बोर्ड का गठन किया था। सुलह बोर्ड जब सुलह नहीं करवा पाया तो उसने एसडीएम को अपना प्रतिवेदन दिया था, जिसके अनुसार एसडीएम ने उनकी संपत्ति कुर्क करके किसानों को वापसी का जो है आदेश पारित किया था। उसी के क्रम में कल जमीन और घर की नीलामी का काम किया गया और जिसमें ये पाया गया कि जो घर था वो नीलाम हो गया 1,45,000 में और किसानों को पैसा वापस करना शुरू कर दिया गया। जमीन की नीलामी आज या कल में भी हो जाएगी, तो शेष बचे किसानों का भी पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो लगभग 10 दिन के अंतराल पे ये काम हो गया है तो नए कृषि कानून के तहत, और लगातार जो है हम लोग इस पे काम करते जा। भले ही नए कृषि कानून से 17 किसानों को न्याय मिल गया हो, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों को सरकार अब तक नया कानून समझाने में नाकाम रही है। खबर है कि आरएसएस ने समन्वय समिति की मीटिंग बुलाई है, जिसमें आरएसएस मोदी सरकार के कामकाज की समीक्षा करेगा। खबर है कि गुजरात के अहमदाबाद में सरकार के कामकाज का संघ ब्यौरा लेगा। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सरकार के कई मंत्री भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। जानकारी के मुताबिक संघ और संघ के सहयोगी संगठनों के करीब 200 प्रचारक और पदाधिकारी इस समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। डीडीसी चुनाव में जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। आपको बता दें कि 280 में से 278 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और इन 278 सीटों में से बीजेपी को 75 सीटें हासिल हुई हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, जो कि गुपकार का हिस्सा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीटें मिली हैं, जबकि निर्दलीय 50 सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं। वहीं पीडीपी, जो कि गुपकार का ही एक अलायंस है, उसे 27 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 26 सीटों पर इन चुनावों में जीत हासिल हुई है। वहीं जेकेएपी यानी अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी को 12 सीटें दिलाने में कामयाब रहे। इस तरह इन चुनावों में गुपकार गठबंधन को कुल मिलाकर 112 सीटें मिली हैं और गठबंधन के तौर पर गुपकार नंबर 1 है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत 7 पार्टियां शामिल थीं, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बीजेपी सामने आई है। डीडीसी के फाइनल नतीजों के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुपकार और कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। कि कश्मीर की जीत बहुत ही उत्साहवर्धक है। ये भारत की विजय है, ये भारत के लोकतंत्र की विजय है, ये कश्मीर के अवाम की विजय है जम्मू कश्मीर में, और आशा और विकास की विजय। कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा
तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। ए रिजाउंडिंग स्लैप टू द एक्सट्रीमिस्ट, सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट एंड देयर पेट्रन्स। जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उसमें से ऐसे बहुत बड़ी संख्या में वो हैं जिन्होंने गुपकार को हराया। ये पहली बात समझिए। तो और उन इलाकों में हराया है जो सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट प्रभाव के इलाके थे, एक की चर्चा हुई है। तो इसे हम अच्छी शुरुआत मानते हैं। कई लोगों ने मोदी जी की तारीफ भी की है, तो मिलकर काम करने का भी भविष्य है। हम यही कहेंगे कि डीडीसी के माध्यम से विकास का काम बिना डिस्क्रिमिनेशन के होगा, जैसा कि सरपंचों के चुनाव में हुआ है। और वहीं डीडीसी के चुनाव परिणामों के बाद पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती बोली हैं कि बीजेपी उनसे राजनीतिक जंग लड़े, सीबीआई, एनआईए, ईडी की लड़ाई न लड़े। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। कन्वे किया गया कि आप जो है अपने फ्यूचर के बारे में सोच लीजिए, जम्मू कश्मीर की फिक्र करना छोड़ दीजिए आप। चूंकि मैं उस बात पे आमादा नहीं हुई, मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूं, मैं कुछ बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर में कोई बहुत बड़ा मसला मेरे हाथों से हल नहीं हो सकता है, मगर जो जम्मू कश्मीर के मजलूम लोगों की आवाज़ है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का 370 की वजह से जो यहाँ लोगों को दिन दहाड़े एक डाका डाला गया, उसकी आवाज़ मैंने उठाई है और आगे भी उठाते रहूंगी। तो मैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से जो इन्होंने एनआईए हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उसको इन्होंने अपने हथियार बनाए हुए हैं। हालांकि दे आर वेरी सीरियस एजेंसीज, दे आर सपोज्ड टू इन्वेस्टिगेट वेरी सीरियस चार्जेस। आप इमेजिन नहीं करेंगे, ये लोग इतने गिर गए हैं कि मुफ्ती साहब के मकबरे को भी अभी ऑडिट कर रहे हैं कि वहां जो मकबरा बना वो पैसा कहां से आया। You are so happy with the results and you are saying that this is a victory for democracy and these peaceful elections have never been seen before. I challenge you, reopen 4G tomorrow. I challenge you. अगर आपको इतना ही अपने इस पे गर्व है कि जनाब हमने मुश्किल हालात में इतना कामयाब इलेक्शन किया, तो दीजिए लोगों को इनाम, करिए 4G दोबारा चालू। कम से कम हमारे बच्चे ठीक तरह से पढ़ पाएंगे, हमारे बिजनेसमैन ठीक तरह से अपना काम कर पाएंगे, हमारे मीडिया वाले अपने स्टोरीज भेज पाएंगे, हमारे डॉक्टर दुनिया भर का रिसर्च करके यहां कोविड का मुकाबला करेंगे। एक तरफ से तो आप कहते हो कि जमहूरियत की जीत हुई है, डेमोक्रेसी हैज वन, दीज वर पीसफुल इलेक्शंस, हाईली पार्टिसिपेटेड। On the other hand, you still deny us even the basic facility of 4G internet. उधर श्रीनगर की खामोह सीट से जीतने वाले बीजेपी प्रत्याशी इंजीनियर एजाज हुसैन ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए अपनी जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। कश्मीर में कल जब कमल खिला तो सबसे पहला नाम जो बीजेपी की तरफ से सामने आया और जो हीरो बन के उभरे, उनका नाम है एजाज हुसैन, और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एजाज साहब, सबसे पहले आपको बधाई हो कल की जीत। थैंक यू, ये आप सबको बधाई, पूरे देश को बधाई। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि कुछ समय पहले कश्मीर घाटी में बीजेपी का नाम लेना भी गुनाह था, लेकिन ऐसे माहौल में आपने जीत दर्ज की है, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, खुशी तो होगी। मैं पूरे देश को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, सारे कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देता हूँ, और जितने लोग जिन्होंने यहाँ मेहनत की और तपस्या की यहाँ तक आने के लिए, मैं समझता हूँ कि आज उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। चाहे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो बंगाल से लेकर कश्मीर आए थे, कि उन्होंने एक ही नारा दिया था उस टाइम कि एक देश में 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। तो मुझे लगता है वो चीज़ प्रेरणा बनी है पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और हमारा हमेशा स्लोगन रहा है कि नेशन फर्स्ट, हमें यही बोला जाता है देश सर्वोपरि। तो जहाँ देश सर्वोपरि होगा वहाँ के कार्यकर्ता भी जुझारू होंगे, और वहाँ पे जो कल भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में कमल खिलाया, ये उसी का परिणाम है। लेकिन जिस तरह की उम्मीदें थी और जिस तरह से आपके कई वरिष्ठ नेता कश्मीर घाटी में डेरा जमाए हुए थे, तो लगता था कि शायद बीजेपी ज़्यादा कमल खिलाएगी या स्वीप करेगी, लेकिन कश्मीर घाटी से सिर्फ 3 सीटें आप हासिल कर पाए, तो इसकी क्या वजह रही? मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज पहले आप मीडिया कर्मी होंगे जो ये बोलते हैं कि कश्मीर में हम लोग स्वीप करेंगे, लेकिन खुशी इस बात की है कि आज हमारी पार्टी को यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया है।
आज कोई बाहरी पार्टी नहीं है। जो लोग यहाँ पे कम्युनलिज्म फैलाना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, आप मत जाइए, मुसलमानों को दूर रखते थे, आज वो प्रोपेगेंडा बस्ट हुआ है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो सीट हमने जीती है ये कैटलिस्ट का काम करेगी। और आप देखिए ना, ये कितना बड़ा एक चुनाव था जहाँ 5-6 जो मेन पार्टियां थी वो एक साइड एक साथ हो गई थी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, और उनका सबका प्रयास यही था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है उसको खिलना था कश्मीर में और वो खिल के ही रहेगा। आपके जो क्रिटिक्स हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि ये वोट जो है ये एजाज हुसैन के चेहरे को पड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ा है, तो उनको क्या जवाब देंगे? ये हमारी नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी है कश्मीर में आज, जिसकी वजह हमें ये सीट मिली है। और जो हमारे संगठन मंत्री है श्रीमान अशोक कोल जी और जो हमारी टीम है, ये उनकी वजह से सीट मिली है यहाँ पे। बाकी अगर कुछ लोग ये बोलते हैं कि एजाज भाई के चेहरा देख के सीट मिली है, तो मुझे फख्र महसूस होता है और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। एट द एंड मैं भी अपनी पार्टी का एम्बेसडर हूँ। अगर कोई मुझे देख के वोट करता है और पार्टी में कन्वर्ट होता है तो मुझे उस बात की बहुत खुशी है।